सर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज एक बार फिर हम बेहद गंभीर विषय पर बात करने के लिए मौजूद हैं। गंभीर विषय इसलिए क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली कहीं ना कहीं सशंकित है, और ज्यादा कड़े शब्दों में कहें तो आशंकित है। आशंका की वजह क्या है? दिल्ली पर चढ़ाई की तैयारी है। दिल्ली पर चढ़ाई की तैयारी किसके द्वारा है? किसी पड़ोसी मुल्क के द्वारा नहीं है, बल्कि दिल्ली पर चढ़ाई की तैयारी में एक बार फिर अन्नदाता है, अर्थात किसान। 2 साल पहले दिल्ली हलाकान रही थी, और दिल्ली ही क्या, दिल्ली के सीमावर्ती राज्य भी हलाकान रहे थे। इसलिए हलाकान रहे थे कि किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की सीमा पर डट गए थे। चाहे वो राजस्थान का इलाका था, चाहे वो हरियाणा का इलाका था, चाहे वो उत्तर प्रदेश का इलाका था, सब तरफ किसानी के साथ थे। कुल मिलाकर एक लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार भारत सरकार ने उन 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया, जिनकी मुखालफत करते हुए किसान अपने अपने इलाकों से निकलकर दिल्ली पर चढ़ाई कर दी। उस समय पर एमएसपी भी एक प्रमुख मांग थी। एमएसपी मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य। किसानों की मांग है कि एमएस स्वामीनाथन कमेटी के द्वारा जो सिफारिशें की गई थी, उसके अनुसार एमएसपी को कृषि कानूनों को वापस लिया था, तो उसके साथ एमएसपी के संदर्भ में एक कमेटी का भी गठन किया गया था। एमएसपी की उस कमेटी के द्वारा अभी तक निर्णायक फैसला नहीं लिया गया है, पर किसानों ने इसके साथ अपनी मांगों को और विस्तार देते हुए एक बार फिर दिल्ली आने का मन बनाया। भारत सरकार के जिम्मेदार मंत्री इस आंदोलन की शुरुआत में ही समाधान खोजने की कोशिश में जुट गए। 12 तारीख को कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा के साथ पीयूष गोयल और नित्यानंद राय चंडीगढ़ पहुंचे। कोशिश की कि किसानों के साथ बैठकर कहीं समाधान पर पहुंचा जा सके, पर समाधान अभी दूर है। 2 दिन से जद्दोजहद चल रही है। पंजाब से बड़ी संख्या में किसान हरियाणा के रास्ते दिल्ली पहुंचने की तैयारी में, पर अभी उन्हें हरियाणा में घुसने में भी सफलता नहीं मिली है। सफलता न मिलने की वजह यह है कि हरियाणा सरकार के द्वारा एक पर्याप्त तैयारी की गई है कि आंदोलनकारियों को दिल्ली तक पहुंचने से रोका जाए। दिल्ली पर भी तमाम किस्म की किलेबंदी की गई है, पर सवाल इस किलेबंदी का नहीं है। सवाल इस बात का है कि आखिर ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर समाधान निकल नहीं रहा। देश में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व में सरकार है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। समूचा विपक्ष मिलकर भी इस सरकार को कटघरे में खड़ा कर पाने में नाकाम रहता है। समूचा विपक्ष और इसके तमाम नेता भी मिलकर सरकार को उसकी नीतियों से टस से मस नहीं कर पाते। पर जो सरकार विपक्ष के संयुक्त हमलों को भी निस्तनाबूद कर देती है, वो सरकार किसानों के आगे कहीं ना कहीं कमजोर क्यों दिखाई देने लगती है? सवाल इस बात को लेकर भी है कि जब कोई भी सरकार अपने नागरिकों की भलाई के लिए ही काम करने का संकल्प जता रही है, तो फिर किसानों से जुड़ी हुई मांगों के संदर्भ में किसी नतीजे पर क्यों नहीं पहुंच पा रही? और आखिरी सवाल इस बात को लेकर भी है कि किसान वाकई क्या ऐसी मांगे कर रहे हैं जिनका माना जाना किसी सरकार के लिए संभव है, या मांगे ही ऐसी है जिस तक पहुंच पाना किसी भी सरकार के लिए संभव ही नहीं? सवाल बहुतेरे हैं। इन सवालों के उत्तर खोजने की कोशिश आज हम अपने कार्यक्रम में करेंगे, पर इस सिलसिले को शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र इस किसान आंदोलन के मद्देनजर ही है। हमारा विचार सूत्र कहता है कि जब तक किसानों की स्थिति ठीक नहीं होगी, तब तक देश प्रगति नहीं करेगा। किसने कही थी ये बात? ये बात कही थी इस देश के सर्वकालिक महान किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी ने। वो चौधरी चरण सिंह जिनको उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए इस सरकार के द्वारा ही अभी हाल ही में भारत रत्न का सम्मान दिया गया। तो जिन चरण सिंह जी के द्वारा भारत रत्न का सम्मान अर्जित किया गया, उन चरण सिंह ने हमेशा अपना जीवन किसान और मजदूरों के लिए समर्पित किया। वर्तमान में जो कृषि आंदोलन चल रहा है, वो किसान मजदूर मोर्चा के द्वारा ही संचालित है। यह उस आंदोलन के सूत्रधारों से अलग है जो 2 साल पहले हमें आंदोलन के मुख्य चेहरों के तौर पर दिखाई देते थे। वह आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले था, और अभी आंदोलन किसान मजदूर मोर्चा के तहत है। इस बात को जहन में ध्यान में रखते हुए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम पर इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ में इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने चिंतामणि मालवीय जी मौजूद है। हमारे साथ इस आंदोलन में विचार पक्ष रखने के लिए जाने माने वामपंथी नेता और किसान आंदोलन में महती भूमिका निभा चुके बादल सरोज जी भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राजवीर सिंह जादौन जी है, किसी पहचान के मोहताज नहीं है, किसान आंदोलन का बड़ा चेहरा रहे हैं, भारतीय किसान यूनियन से संबद्ध है, वो हमारे साथ है। और इन सबके बीच में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बैनर तले तथ्यपूर्ण बात रखने के लिए यश श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है।
चर्चा की शुरुआत हम बादल सरोज से करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बयान पर दृष्टि डालेंगे। ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका रास्ता क्या क्या होगा, और उसके लिए यदि हम कोई एक फोरम ऐसा बनाए जिसमें हम लगातार चर्चा करते रहे और इसका समाधान निकालें। ये बात किसानों को समझने की जरूरत है कि किसी किसानों के हितों की रक्षा हो, भारत सरकार प्रतिबद्ध है, और उसके साथ साथ जनसामान्य को कोई कठिनाई न हो। दोनों ही बातों को जो संगठन है, किसान संगठन, उनको समझना पड़ेगा। इस समय मैं वो कुछ भी मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि किसान के हितों की चिंता हमें ज्यादा रखनी है। कोई राजनीति कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इस पर हमें जाना नहीं है। कहेंगे कि हम हमेशा बातचीत के लिए तैयार है, हमेशा डिस्कशन करने के लिए तैयार है, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। हमारा है कि सरकार उस मूवमेंट से बातचीत करे, जैसे पहले भी 2 दौर की बात हुई है, दोबारा फिर वे बैठ गए। किसान वापसी नहीं जाएगा, सरकार छेड़खानी मत करे उनके साथ में, वो बैठ गया, या तो वो आगे जाएगा दिल्ली की तरफ, वो पंजाब नहीं जाएगा, बगैर बातचीत के समाधान के वो वापसी जाएगा ही नहीं। और हम सब नजरें बनाए हुए, अगर उनके साथ में कोई अनजस्टिस होगा तो ना हमारे से किसान दूर है, ना हमारे से दिल्ली दूर है। तो सरकार बातचीत के माध्यम से समाधान तलाश रही है। जब आंदोलन 2 साल पहले चल रहा था, तब भी सरकार बातचीत के माध्यम से समाधान तलाशने की कोशिश करती थी, पर समाधान कभी निकला नहीं। समाधान तभी निकला जब देश के प्रधानमंत्री ने स्वयं सामने आकर 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को यह कहते हुए वापस लिया कि शायद हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई। तो अब आगे क्या है? किसानों के हित के लिए आंदोलन शुरू हो रहा है, या वस्तुतः अब चूंकि आम चुनाव आ गया है तो चूंकि समूचा विपक्ष मिलकर कोई कहानी नहीं रच पा रहा, तो जो लोग नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहते, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के वर्चस्व को लेकर आशंकित और आतंकित रहते हैं, वो लोग जो लोकतांत्रिक तरीके से इस देश की चुनी हुई सरकार को अपदस्थ कर पाने में कामयाब नहीं रहे, वो क्या किसानों को मोहरा बनाकर अपने उद्देश्य की पूर्ति करना चाह रहे हैं? या ये सरकार जो दावा करती है कि इसने हर क्षण अगर काम किया है तो इस देश के किसान और मजदूर के लिए किया है, उस बात में दम नहीं है। दोनों के बीच में सत्य क्या है, खोजने की कोशिश चर्चा में करते हैं। पुरानी लड़ाई दिल्ली पर चढ़ाई के तहत शुरुआत बादल सरोज से करते हैं। क्या कहते हैं बादल जी, क्या है कहानी? अंशु जी, हम अपनी डिबेट का समापन हमेशा एक चुस्त शेर के साथ करते हैं। मैं अपनी बात की शुरुआत एक विनम्र शेर के साथ करना चाहता हूं, क्योंकि आपने जो इंट्रो पेश किया उसके बाद मेरे दिल की धड़कनें थोड़ी सी बढ़ गई हैं। और वो शेर है मिर्जा गालिब साहब का, जो ये फरमाते हैं कि यारब वो न समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जो न दे मुझको जुबा। और किसानों ने दिल्ली पर चढ़ाई नहीं की है, किसान अपने देश की राजधानी में जा रहे हैं। उन्होंने किसी भी मार्ग को अस्त व्यस्त नहीं किया है, वो रोड के एक तरफ ट्रैक्टर्स की लाइन लगा के सीधे सीधे जा रहे हैं। 13 महीने 18 दिन तक, 378 दिन तक वो दिल्ली की बॉर्डर पे बैठे रहे थे। एक भी प्रकरण ऐसा नहीं है जिसमें किसानों की ओर से कोई हिंसक कार्रवाई की हो। 13 महीने 18 दिन तक उन्होंने दिल्ली का रास्ता बंद नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि रास्ते किसानों ने बंद नहीं किए हैं, रास्ते सरकार ने बंद किए हैं। इसलिए इसको इस तरीके से प्रस्तुत किया जाना, मुझे लगता है कि उस किसान के साथ अन्याय है जिसने अपने धीरज की, धैर्य की और सहनशीलता की परीक्षाएं दी हैं। अभी भी 24 घंटे से दे रहा है। हमला ऊपर से हो रहा है। किस तरीके का हमला हो रहा है हिमांशु जी? हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है आंसू गैस के गोले गिराने के लिए। एक्सपायरी गोले गिराए जा रहे हैं अपने देश के किसानों के ऊपर। हरियाणा की पुलिस पंजाब की बॉर्डर में जाके पंजाब के अंदर रहने वाले किसानों के ऊपर हमला कर रही है। बुलेट्स चलाई जा रही हैं, वो रबर बुलेट्स हैं। 20 लोग घायल हो चुके हैं, जिनमें 3 फौजी भी हैं जो रिटायर्ड फौजी हैं।
तो इसलिए इसको चढ़ाई कहना मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनके प्रति अन्याय है। बहरहाल उसको छोड़िए, अपने अपने पक्ष होते हैं। ये किसान दिल्ली आ क्यों रहे हैं? इनकी कोई भी नई मांग नहीं है। अभी आपने कहा कि वो नई मांग को लेकर आए, इनकी कोई भी नई मांग नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 19 नवंबर को आकर ये घोषणा की थी, 18 या 19 नवंबर को 2021 में, कि वो तीनों कृषि कानून वापस लेते हैं। किसानों ने ये कहा था कि कृषि कानून के नाम पर हम आए जरूर थे, लेकिन हमारी केवल उतनी मांग नहीं है। हमारी मांग ये कि 2014 में आपकी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से C2 + 50% से MSP देने का वादा किया था। ऐसी अनेक मांगे जिन पर हम चर्चा चाहते हैं। आंदोलन 19 नवंबर 2021 को समाप्त नहीं हुआ था, आंदोलन 11 दिसंबर को समाप्त हुआ है। इस दौर में 7 दौर की चर्चाएं चली हैं सरकार के साथ, और कृषि सचिव के हस्ताक्षर के साथ एक समझौता हुआ था। किसान जा रहे हैं कि 2021 की 11 दिसंबर को आपने जो लिखित में आश्वासन दिए थे, उन आश्वासनों को अभी तक आपने पूरा नहीं किया है। माननीय, उसको पूरा करने की घोषणा कीजिए। क्या था वो? MSP पर एक कमेटी बनाई जाएगी। जिस कमेटी की आप बात कर रहे हैं, MSP पर कमेटी बनाई जाएगी संयुक्त किसान मोर्चे के प्रतिनिधित्व के साथ। MSP पर जो कमेटी बनाई गई है उसमें किसानों के प्रतिनिधियों के नाम पर उन लोगों को रखा गया है जो सत्ता पार्टी के साथ है। SKM से 3 नाम मांगे गए थे, वो 3 नाम भी SKM की ओर से नहीं लिए गए, क्योंकि MSP पर जो कमेटी की टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो उन्होंने तय की थी, उसमें MSP दिए जाने वाला मामला, उसका गारंटी का कानून बनाने वाला मामला नहीं था। दूसरा सवाल, बिजली का कानून तब तक नहीं लाएंगे जब तक की चर्चा पूरी नहीं हो जाती, बिजली का कानून वो लेकर आए। तीसरा सवाल, लखीमपुर खीरी के हत्याकांड के जो मुजरिम हैं, जो गृह राज्य मंत्री हैं, टैनी मिश्रा जी का भी नाम है उसमें, उस पर न्यायिक कार्रवाई त्वरित तरीके से की जाएगी। उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। चौथा सवाल ये था कि जो शहीद हुए थे, जिनके बारे में खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वो ऐसे लोग हैं, हमारे देश के बेटे हैं, उनको शहीद का दर्जा दिया जाएगा, वो काम भी नहीं हुआ। कर्जा मुक्ति के लिए एक पॉलिसी लाई जाएगी, वो काम भी नहीं हुआ। ये जो आंदोलन चल रहा है, आपने कहा ना 2 लोग चला रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। एक मोर्चा है जिसने 13 तारीख को मार्च का कॉल किया दिल्ली की ओर। एक मोर्चा है जिसने कहा कि 16 तारीख को पूरे देश भर में इन मांगों को पूरा किए जाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बंद किया जाना चाहिए और औद्योगिक हड़ताल की जानी चाहिए। दे आर मार्चिंग सेपरेटली, स्ट्राइकिंग टुगेदर। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। MSP की मांग 2014 में भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में किए गए वादे के अमल कराने की मांग है, बीजेपी की मांग है। ये उन भारत रत्न स्वामीनाथन जी के द्वारा दी गई सिफारिश की मांग है, जिन्हें अभी कुछ दिन पहले ही भारत रत्न दिया गया है। ये वो चौधरी दिया है। काफी विस्तार से बाला जी आपने बात बता दी है। मुझे लगता है पहले चरण में मुझे बाकी लोगों को भी शामिल करना चाहिए, और मेरे साथ में डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जी मौजूद हैं, जो ऐसे आंदोलनों को, ऐसी कोशिशों को बड़ी नाराजगी के साथ देखने के आदी रहे हैं। बादल सरोजी ने दलीलें देकर बताने की कोशिश की है, डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जी, कुछ नया नहीं है। वो है जिस पर आपकी भी कभी सहमति हुआ करती थी, और आपसे उम्मीद भी इसलिए बढ़ गई कि जो किसान मजदूरों के सबसे बड़े पैरोकार माने जाते थे, चौधरी चरण सिंह जी, उनको आपकी सरकार भारत रत्न दे रही है, तो माना जा सकता है कि उनके द्वारा उठाई गई आवाज के साथ आपकी सहमति है। जिन MS स्वामीनाथन के द्वारा किसानों को स्थिति बेहतर करने के लिए सुझाव दिया गया था कि MSP किस आधार पर तय होनी चाहिए, उन MS स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देने का फैसला अभी अभी किया गया। तो हम मानकर चलते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी रिपोर्ट तैयार की थी उसके प्रति भी सरकार की सहमति है। तो ऐसे दोनों स्तर पर सहमति के बावजूद भी आपको फैसले लेने में दिक्कत क्या? और अगर आप फैसले ले रहे हैं तो फिर भी किसान आपके साथ खड़े नहीं दिख रहे, बल्कि सीधे शब्दों में कहें तो आपके खिलाफ खड़े दिख रहे हैं। ऐसा क्यों, चिंतामणि जी, कुछ रोशनी देंगे? देखिए, वस्तुतः किसान का नकाब लगाएं, ये राजनीतिक ताकतें हैं जो प्रत्यक्ष, जिनमें इतना नैतिक बल नहीं बचा है कि वो प्रत्यक्ष आकर के आंदोलन कर सके। क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी केवल जो जिसको बोलते हैं वाक विलास कर सकती है, केवल बौद्धिक विलास कर सकती है, तर्क दे सकती है, बात कर सकती है। इनके पास अपना केडर नहीं, और कांग्रेस के पास अपना केडर है लेकिन उसके पास विचार नहीं। और ऐसे ये अंधे के कंधे पर जो है वो लंगड़ा बैठ गया, और चूंकि इनकी खुद की सामर्थ्य नहीं है, इसलिए किसानों के आड़ में
ये एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश है जो पिछली बार फेल हुई है और उसके अनुभव बहुत खराब रहे हैं। हमने स्वयं देखा कि जहां किसान आंदोलन लंबे समय चला, जिसका ये बता रहे हैं कि साहब इतने शांतिपूर्ण चला, तो मुझे बताइए कि लाल किले पर हुआ हमला क्या था, उसमें जो खालिस्तानी तत्व थे वो क्या थे। और आज भी ये जो किसान आए हुए, इसमें से कई लोगों के बयान मैंने सुने, वो कह रहे हैं कि भाई आप एमएसपी नहीं दे सकते तो हमें खालिस्तान दे दो। तो वस्तुतः ये इस देश को एक नहीं मानने वाले कम्युनिस्टों का एक विचार लेकर के ही वो आ रहे हैं। वो कहते हैं कि ये एक राष्ट्र नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रों का समूह है। तो ये कम्युनिस्ट विचार की प्रतिध्वनि ही उन किसानों के मुंह से दिखाई देती है जो चिंतामणि कहते जी, हैं, थोड़ा हमें तो हम आप तथ्य पर जाते हैं। तथ्य यह है कि आपने कहा कि वो आंदोलन विफल रहा। कैसे विफल रहा? जिस आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण मांग 3 कृषि कानूनों की वापसी के लिए स्वयं देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आकर सहमति देनी पड़ी है, उसके बाद आज आप यहां कह दे रहे हैं कि आंदोलन विफल रहा। एमएसपी की मांग उस आंदोलन का हिस्सा थी, उसे स्वीकार करते हुए स्वयं भारत सरकार ने कमेटी का गठन किया। फिर भी डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जी यहां पर कह रहे हैं कि आंदोलन विफल रहा। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जी, कि जब सरकार ने खुद विपक्ष में रहते हुए भाजपा ने यह माना था कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक एमएसपी दिया जाना चाहिए, और 2021 में आंदोलन स्थगित होते वक्त भारत की सरकार का यह आश्वासन था कि हम एमएसपी की गारंटी के संदर्भ में कदम उठाएंगे, तो आज 2024 जब आने को है उस पर फैसला नहीं हुआ। तो क्या करे किसान? इंतजार करे या दिल्ली आकर बात करे? जब मैं कहता हूं कि आंदोलन विफल रहा, तो वो इसलिए विफल रहा कि वो एमएसपी के लिए या 3 कृषि कानूनों के लिए आंदोलन था ही नहीं। आंदोलन था उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार न बन सके। और खुद कहा ही आप तो भूपेंद्र यादव जी का वक्तव्य सुने कि भाई हमने तो पिच बना दी थी, आप ठीक से खेल नहीं पाए। तो ये वास्तव में इसलिए आंदोलन था, इसलिए थोड़ी था कि इनको किसानों को एमएसपी दिलाना है या ये करना है। आप स्वयं बताइए कि ये आप उनकी मांगे सुनिए, 10,000 रुपए 60 वर्ष के होने के बाद आप पेंशन दीजिए, जो काम हो नहीं सकता, बजट को कहां ले जाएंगे। और आप बताइए कि 17 लाख करोड़ एक अनुमान के जब एमएसपी अगर दी जाएगी, 17 लाख करोड़ का बजट तय करना पड़ेगा। क्या यह देश इतना सहन करने को तैयार है? हमारी अर्थव्यवस्था क्या गर्त में ले जाना चाहिए? ये गैर जिम्मेदार लोग हैं, केवल ये चाहते हैं कि मुझे रुकिए चिंतामणि जी, मुझे 2 बातें इसमें पूछनी आपसे। 17 लाख करोड़ बजट पहुंच जाएगा अगर एमएसपी की मांग मानी जाती है, तो ऐसी अव्यवहारिक सिफारिश जिस शख्स की नेतृत्व में कमेटी ने की, जिनका नाम है एमएस स्वामीनाथन, तो ऐसी गैर व्यवहारिक शर्त सिफारिश करने वाले व्यक्ति को भारत रत्न का सम्मान क्यों दे रहे हो आप? पहला सवाल इस बात को लेकर। और दूसरा सवाल चिंतामणि मालवीय जी, आपके संदर्भ में इस बात को लेकर भी उठता है कि अगर ये बातें इतनी अव्यवहारिक थी, तो आपके घोषणा पत्र में 2014 में एमएसपी स्वामीनाथन सिफारिशों के अनुरूप दी जाएगी, ये वादा क्यों शामिल था? तब आपको समझ नहीं थी कि बजट कहां चला जाएगा? 2 सवालों का उत्तर आप दें तो फिर जाके मैं राजवीर सिंह यादव जी के पास चलूं। आप उस समय का घटना पत्र उठा करके देख लीजिए, कहीं यह नहीं था कि स्वामीनाथन समिति का जो उन्होंने कहा तो एमएसपी दी जाएगी। ये जब, और उसके बाद देखिए जो स्वामीनाथन समिति के कम से कम 70% 80% हिस्सा भाई मिट्टी का परीक्षण होगा, पानी की व्यवस्था तक की जाएगी। तो हम देखते हैं कि पानी की व्यवस्था खेतों तक की जा रही है, पाइपलाइनें डाली जा रही है, और तमाम उस तरह के काम। आज किसान सम्मान निधि दी जा रही है, तो 6,000 से बढ़ा करके 9,000 कर दी है। पहले बजट 25,000 करोड़ था 2013 में, आज बजट 1.25 लाख करोड़ है कृषि के लिए। और बाकी जो उनको कृषि ऋण होना चाहिए, जो छोटे ऋण दिए जाते वो तो 11 लाख करोड़ से ज्यादा है। तो आप जो सरकार कर सकती थी वो किया, लेकिन क्या ये गैर जिम्मेदार लोग अर्थव्यवस्था को बिठा देना चाहते हैं? और जहां तक स्वामीनाथन का सवाल है, स्वामीनाथन ने केवल C2+ की को मांग नहीं की थी या उन्होंने कोई संस्तुति नहीं दी थी, उन्होंने तो तमाम बातें की थी। वो तमाम बातें जब सरकार ने स्वीकार कर ली तो उन पर धन्यवाद भी देना चाहिए। वस्तुतः ये प्रशासकीय जो पक्ष है उसका एक जिसको बोलते हैं कि छापामार कोशिश है सरकार को किसी तरह। यही अभी क्यों जाता है? क्योंकि चुनाव सामने, ये चाहते हैं कि बड़ा तशद्दुद मचे, किसान मारे जाएं, और किसान मारे जाएं तो पूरे देश में जो बस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी न जीते,
नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री ना बने, इसकी कोशिश है, ये शरारत है, ये षड्यंत्र है। राजनीतिक उद्देश्यों की खातिर किसानों को मोहरा बनाया जा रहा है और आप मोहरा बनने के लिए तैयार हो जा रहे हो। राजवीर सिंह जी, आप लोग इतने भोले भाले क्यों हो जाते हो भाई? जी बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। जी आपने कुछ बातें ठीक कही हमारे भाजपा के मित्र से। हालांकि जो आपने शुरुआत जी। में कहा था कि किसान आंदोलन को नाराजगी के तौर पे देखने वाले, तो हम समझ सकते थे इनकी बात को कि जो प्रकट कर रहे हैं वो स्वाभाविक है। नहीं, जो एमएसपी की बात कही इन्होंने, कैलकुलेशन बहुत सारी चीजें हैं। 17 लाख करोड़, अरे भाई ये अर्थशास्त्र का विषय है हिमांशु जी, ये हर आदमी के समझ का विषय नहीं है। और जी। अर्थशास्त्र इस देश का किसान समझ सकता है जो 140 करोड़ देश की जनता को खिलाने के लिए खुद भूखों मरने के बाद भी उनको अन्न उपजा के देता, हम समझ सकते हैं। मैं समझाता हूं अर्थशास्त्र। जी एमएसपी पर उतना ही सरकार खरीदे जितना हर वर्ष खरीदती, ठीक है। जी और बकाया जो साल भर किसान का लूटा जाता है कम रेट में, हम उस पे कानून चाहते हैं आदरणीय। बहुत गंभीरता से 10 दरवाजे दिमाग के खोल के सुनने का प्रयास करें हैं। ये इकोनॉमिक्स का मैटर है, मैं बता रहा हूं आपको। जी 2200 सपोज दैट मान ले के 2200-2300 रुपए पे जाकर के अगर गेहूं किसान का खरीदती है सरकार 2275 रुपए, 2275 रुपए का गेहूं खरीदने के बाद उसका आटा बनेगा तो वो 40 रुपए किलो बिकता है इस देश। और 60 दिन के बाद जब कांटे बंद हो जाते हैं और फिर 305 दिन किसान का मंडियों में 1600-1700-1800 रुपए में गेहूं जो लूटा जाता है उसका भी आटा बनता है और वो 40 रुपए बिकता है। कहीं आपने मार्केट में 2 रेट के आटे देखे बिकते होंगे कि ये 1600 रुपए का गेहूं था इसलिए सस्ता बिकेगा और ये 2275 का था ये महंगा बिकेगा। ये लोड जाकर के सरकार के जो पोषित व्यापारी हैं जो लूट रहे हैं देश को, ये उन पे पड़ेगा जाकर के, ये सरकार पे कैसे पड़ेगा? ये किसने कह दिया कि आप पूरा का पूरा खरीदें? माननीय शांता कुमार जी की रिपोर्ट आई थी जो लोकसभा के पटल पे रखी गई थी, उन्होंने कहा था इस देश में केवल 6% किसान एमएसपी पे अपना गल्ला बेचता है। 94% किसान कहां जाएगा आदरणीय? ये कहां से आंकड़ा उठा के आ जाते 17 लाख करोड़? 17 लाख करोड़ आपसे नहीं चाहिए, उन व्यापारियों से चाहिए जो 3 रुपए किलो नासिक से प्याज चढ़ के और 300 रुपए किलो बेचते हैं दिल्ली में। जो पैदा करता उसको 3 रुपए मिला, वो जो खाता उसको 300 रुपए देने पड़े। 3 रुपए और 300 रुपए किलो के बीच का एवरेज जो खाते हैं, ऐसे दलालों से हमको चाहिए पैसा। हम सरकार से नहीं चाहते, हम जानते हैं हमसे बड़ा राष्ट्रभक्त कोई होगा नहीं। कोरोना काल में जब भगवान, विज्ञान और सरकार तीनों ताले में बंद थे, तब किसान ने गद्दी पे जान रख करके खेतों में काम किया और इस देश को भूख को नहीं मरने दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम इस देश को भूख को नहीं मरने देंगे। लोकसभा और उससे विधानसभा से भाजपा कार्यालय से गेहूं और अनाज नहीं निकलता है, ये खेत तो खलिहान से गेहूं निकलता है। हम लोगों ने काम किया जी, हम आपसे नहीं मांग रहे हैं। आप इकोनॉमिक्स का समझने का काम करिए, देश को गुमराह करने का काम ना करिए कि अगर एमएसपी दे देंगे। गुमराह नहीं किया। राजवीर जी एक बात बताइए, अब जब लोकसभा चुनाव की घोषणा में कुछ ही दिन बाकी है, लोकसभा का सत्र भी आखिरी समाप्त हो गया जो ये लोकसभा है, ऐसे समय पर आप दिल्ली की ओर रुख कर रहे हैं, किसानों के हित के लिए रुख कर रहे हैं या भाजपा को नुकसान पहुंचाने के लिए रुख कर रहे हैं? ये सवाल तो उठेगा ना टाइमिंग को लेकर। इसका क्या उत्तर है राजवीर जी आपके पास? बहुत बहुत बढ़िया, ये प्रश्न आज के बड़ा मौजूद प्रश्न है। मैं आपको क्लियर कर दूं, इस देश में बहुत सारे संगठन हैं जो किसानों की बात करते हैं। आज जो लोग दिल्ली की तरफ चले हैं वो भी हमारे आंदोलन में हमारे साथ थे, लेकिन सरकार के बहकावे में आकर के इन्होंने संयुक्त किसान मोर्चे के समांतर एक संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक करके खड़ा कर लिया था। आज वो लोग वहां से चले गए। जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो उसकी कॉल 16 तारीख को भारत बंद की कॉल है, पूरे शांतिप्रिय तरीके से हम ग्रामीण बंद करेंगे। हमारा संयुक्त किसान मोर्चा किसी प्रकार की हिंसा, किसी प्रकार की कोई बात कतई पसंद नहीं करते। जैसा कि अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि लोग खालिस्तान मांग कर रहे हैं, वैसे तो मांग की नहीं होगी, और जो मांग करते हैं हम उनकी कड़वे शब्दों में निंदा करते हैं। देश के खिलाफ एक भी शब्द कम से कम इस देश का किसान नहीं सुनेगा, और लोग तो हम जानते हैं क्या कहते हैं क्या सुनते हैं। तो मैं आपसे कह दूं, टाइमिंग की बात है। जब सरकारें 4 साल तक कुछ करती नहीं है, चुनाव के दौरान ही सारे लोक लुभावन मुद्दे लेकर के आते हैं, बड़े बड़े इवेंट करते हैं और लोगों को, वोटरों को प्रभावित करने का काम करते हैं, तो किसान क्यों ना पकड़े इनको चुनाव के समय पर। हम आपसे बिल्कुल और 1 मिनट में कह दें,
हिंदुस्तान का किसान, संयुक्त किसान मोर्चा किसी भी राजनीतिक दल का पिट्ठू नहीं है। कान खोल के सुन लें, हम अपने कंधे पर धर के किसी को बंदूक चलाने का अधिकार नहीं देते हैं। कोई हमारे भरोसे में न रहे। और जो राजनीतिक दल के लोग कहते हैं कि हम किसानों के साथ हैं, उनकी जिन जिन प्रांतों में सरकारें हैं, उन प्रांतों में इन चीजों की घोषणा करके आए तो हम मानेंगे। 75 साल तो की जो हम मानेंगे। सरकार है, राजवीर जी ने क्या तार्किक तरीके से बात कही है। चिंतामणि जी हस्तक्षेप करना चाह रहे थे, पर राजवीर जी की बात पूरी हुई तो चिंतामणि जी ने अपनी उंगली नीचे कर ली। बोले ये श्रीवास्तव ही जवाब दे ले, ज्यादा बेहतर है, अपन को पछड़े में पड़े। तो ये श्रीवास्तव जी के पास जाना मेरा बनता भी है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं, अपने मुद्दों पर बोलते बोलते वो इस किसान आंदोलन के साथ भी खड़े हो गए। पर राजवीर जी कह रहे हैं मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ लो, हमारे कंधे पे चढ़ के बंदूक मत चलाओ, और चलाना चाहते हो तो जहां पर आपकी सरकार है वहां पर लागू करके दिखाओ। तो ये श्रीवास्तव जी बड़ी उलझन है आपके साथ में। भाजपा को आपको कटघरे में खड़ा करना है। पर राजवीर सिंह यादव जी का कहना है 3 राज्यों में अभी भी आपकी सरकार है, हिमाचल में है, कर्नाटक में है और तेलंगाना में है। क्या कहते हैं यश जी? उन्होंने सिर्फ हमारा नाम नहीं लिया है हिमांशु जी, उन्होंने सारे सरकारों को, सारे राज्यों को बोला है। तो यदि 3 राज्यों में हमारी सरकार है तो बाकी राज्यों में जहां पे ये भाई साहब बैठे हुए हैं हमारे चिंतामणि जी, वो अपना भी बताएं उन्होंने क्या किया है। मैं आपको कुछ बातें साफ कर देता हूं। यहाँ पे देश की राजनीति, लोकतंत्र, संविधान, चुनाव की पूरी व्यवस्था, ये कोई रियलिटी शो नहीं है जिसका जो पूरा बीजेपी के आसपास घूम रहा हो कि बीजेपी को रोकना है, बीजेपी को हराना। ये एनिमे सीरीज में से बाहर निकल जाएं बीजेपी वाले, थोड़ा हकीकत में जिए, वास्तविकता में जिए। सच ये है कि जितना भी विरोध है वो विपक्ष का काम है। अब भाजपा जब विरोध में थी, विपक्ष में थी, तो वह भाजपा का काम था भैया पोस्टर फाड़ो, फिल्मों के पर्दे जलाओ, पुतले जलाओ, हर 14 फरवरी को बताइए आज 14 फरवरी है, हर 14 फरवरी को निकल जाओ बच्चों को मारने पीटने। ये विपक्ष में रहते हुए काम करते थे। हम जब विपक्ष में हैं तो हम किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, देश के हर वर्ग के साथ। राहुल गांधी जी की यात्रा में ये यहाँ पे कोई भी दो राय नहीं दे सकता है कि हम समाज के हर वर्ग से सीधे जुड़ रहे हैं। अब बात आती है किसान आंदोलन की। तो फिर एक बार मैं कहूंगा कि भाजपा वाले इस गलतफहमी में ना रहें कि भैया किसान आंदोलन जो है वो भाजपा को हटाने के लिए हो रहा। नहीं, किसानों को अपने अधिकार से मतलब है और वो अधिकार लेना उनका पूरी तरह बनता है, वो जायज है। ये एक कारण जरूर हो सकता है कि आज ही, क्योंकि अब चुनाव की बात हो रही है, तो आज ही दिल्ली में बहुत भारी संख्या में, जिसको कि बहुत सारा मीडिया दिखा भी नहीं रहा है, बहुत भारी संख्या में आम जनता इकट्ठा हुई है दिल्ली की और देश भर की, जो कि ईवीएम की धांधली के खिलाफ खड़ी होके साफ और पारदर्शी चुनाव की मांग कर रही है। अब यदि जाके ये अपने हक मांगते हुए किसानों की भीड़ भी दिल्ली में पहुंच गई और ये 2 भीड़ें मिल गई तो शायद आज ही इस्तीफा हो जाएगा, सारे जुमले धरे रह जाएंगे। ये बहुत बड़ा डर है। लेकिन फिर भी ये बहाना नहीं बन सकता है कि आप पूरे हाईवे को रोक दें, किसानों के साथ साथ बाकी सबका आना जाना भी रोक दें। जैसा कि बादल सरोज जी ने बताया और हम सब ने न्यूज में देखा, आम जनता को तो छोड़िए, एक पत्रकार को रबर बुलेट लग गई। किस हक से गोली मार दी आपने एक पत्रकार को? क्यों मारी आपने? यदि आपको प्रशासन की इतनी चिंता है तो हर कभी जो आपके नारंगी गमछाधारी, तलवार भांजते हुए, हथियार लिए हुए, डीजे पे दूसरे धर्म को गालियां बकते हुए लोग निकलते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं? नूह हिंसा के समय क्यों नहीं ड्रोन से आंसू गैस का गोला गिरा? राम भक्त नाम लिख के जो आदमी गोपाल नाम का गोली चला रहा है पुलिस के सामने, उसे क्यों नहीं पुलिस ने पकड़ा? उसके लिए क्यों नहीं चिंतामणि जी आए कि देखिए ये बीजेपी की छवि खराब करने की कोशिश हो रही है? ये सब भी होना चाहिए था। हक जब किसान मांगे, विपक्ष मांगे, जनता मांगे तो वो गलत है। और बीजेपी वाले उन्माद मचाएं तो साहब वो देश के नाम के तमगा हो रहा है। तो भैया तमगा नहीं, देश के नाम की घंटी बज रही है। विश्व का मीडिया बता रहा है कि आप इस समय किसानों के साथ क्या कर रहे हैं। तो मैं एक बार फिर आपको और साफ साफ याद दिला देता हूं स्वामीनाथन कमीशन के बारे में। 201 रिकमेंडेशंस थी स्वामीनाथन कमीशन की, उसमें से 175 हम पूरी करके जा चुके हैं। 2014 में जो आखिरी बार बैठक हुई थी उसमें 175 कुल रिकमेंडेशन पास हो गई थी। 26 बची हुई है जो पिछले 10 साल से बची हुई है। तो स्वामीनाथन कमीशन के बारे में
मेरे ख्याल से बीजेपी के तो 90% से ज्यादा लोग जानते भी नहीं होंगे कि वो है क्या। लेकिन अंततः बात इस पे आ जाती है कि यदि आप किसानों के हित में हैं तो आपने ये नौबत आने ही क्यों दी कि 2 साल बाद किसान फिर से आए। तो मेरा एक सवाल बीच में, यश श्रीवास्तव जी, बहुत विनम्रता के साथ, स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें 2004 में आई थी, जब आप सत्ता में भी आ गए, और आपने बड़े अच्छी जानकारी दी, दावा किया कि 201 सिफारिशों में से 175 सिफारिशों को आपने अमल में भी ला दिया 10 साल में। मनमोहन सिंह जैसा महान अर्थशास्त्री जिस सरकार का नेतृत्व कर रहा था, उसने 10 साल में 201 में से 175 सिफारिशों को इस योग्य पाया कि इनको अमल में लाया जा सकता है। तो क्या यह ना माना जाए कि जिन 26 सिफारिशों को देश हित में नहीं पाया था मनमोहन सिंह जी जैसे महान अर्थशास्त्री ने, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी उस निर्णय का ही अनुसरण किया। ये 26 सिफारिशें व्यवहारिक दृष्टि से अमल में लाने योग्य नहीं है, इसलिए नहीं लाए। तो आप इसके लिए भाजपा के आभारी होने, नरेंद्र मोदी जी की सराहना करने के स्थान पर खिलाफत करने पर क्यों आमादा है? और अगर खिलाफत करने पर आमादा है तो इतने ही नाराज आप मनमोहन सिंह जी से क्यों नहीं है कि किसानों के हित में 10 साल तक आपने फैसले नहीं लिए? ये मेरा सवाल है यश जी। बिंदु पास हुए वो एक झटके में नहीं होगा कि मित्रों आज रात 12 बजे से ऐसा नहीं हुआ है। वहां पे स्टेप्स में हुआ है। 2014 में आखिरी कुछ मेरे ख्याल से 75 या 70 के करीब आखिरी जो स्टेप्स में ये हुई थी। तो ये अलग अलग समय पर समय के अनुसार जैसे जैसे बदलाव होते गए वो रिकमेंडेशन आगे बढ़ती गई। शायद हमारा कार्यकाल आगे होता तो 201 भी पूरी हो जाती है, जो भी उसकी विवेचना होती वो होती। अब जो की बात आ रही है यहाँ पे एक्सचेकर की भी बात हुई और चिंतामणि जी ने बड़े आंकड़े बताए कि भैया देश की अर्थव्यवस्था इस चीज को संभाल पाएगी या नहीं। तो साहब ऐसा है कि इस साल इनकम टैक्स जो लोगों से लिया गया है वो 10 लाख करोड़ है और जो कॉर्पोरेट से लिया गया है वो हमारे महान वर्तमान प्रधानमंत्री की कॉर्पोरेट पर दया के कारण 9 लाख करोड़ है। पहली बार ऐसा हुआ है जब आम जनता बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों से ज्यादा टैक्स भर रही है, क्योंकि मोदी जी के हिसाब से व्यापारी जो है वो फौजी से ज्यादा रिस्क लेता है। जी, मैं माफी के साथ बीच में रुकूंगा, इसके लिए भी आप वर्तमान सरकार की सराहना नहीं करेंगे यश श्रीवास्तव जी? नरेंद्र मोदी जी और निर्मला सीतारमण की प्रशंसा नहीं करना चाहेंगे आप इस बात के लिए कि 10 साल में इस देश के आम नागरिक को, आम टैक्स देने वाले को इतना सामर्थ्यवान कर दिया है कि उन्होंने कॉर्पोरेट घरानों को पीछे छोड़ दिया। कॉर्पोरेट घराने मिलकर 9 लाख करोड़ टैक्स दे पाए और इस देश का आम आदमी इतना मजबूत हो गया कि उसने 10 लाख करोड़ सरकारी खाते में जमा करा दिया। क्या कहते हैं यश श्रीवास्तव जी? आप बधाई देने के मौकों पर आलोचना के स्वर निकाल रहे हैं, ऐसा चिंतामणि जी आपकी क्या नाराजगी है भाई? यदि ऐसा है तो फिर जो मेहरबानी हुई है कॉर्पोरेट घरानों पे 15-16 लाख करोड़ के लोन राइट ऑफ हुए हैं वो आम जनता के होने चाहिए थे। आम जनता, छोटा व्यापारी, किसान, मजदूर, हथकरघा करने वाला, इनके ऊपर तो 25-25 हजार के लोन का एहसान लाद दिया है। इनसे रिकवरी लेने जीएसटी का एजेंट भी आ जाता है, बैंक वाले भी आ जाते हैं, मारपीट करते हैं, सब कुछ होता है। इसीलिए ये भी एक कारण है कि आज किसान खड़े हुए हैं वहां पे। और अडानी जब आप एक बात बताइए यश जी, अपन वापस मुद्दे पर आते नहीं तो अपना विषयांतर हो जाएगा। किसान दिल्ली आना चाहते हैं, क्या अपेक्षा है यश श्रीवास्तव जी की, जो देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है, किसानों के दिल्ली आने दिया जाए, दिल्ली की सड़कों को जाम करा दिया जाए, या सरकार को वही करने दिया जो सरकार कर रही है? करना क्या चाहिए यश श्रीवास्तव जी? मैं और देता हूं, कायदे से किसानों के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार कि उन्हें इकट्ठा होके अपना घर बार छोड़ के, खेती छोड़ के दिल्ली तक आना पड़े, यही गलत है। जिस नेता ने रोते हुए बोला था कि मेरी ही तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, मैं अपने भाइयों को खो दिया है, जो 600-700 किसान हमारे, जिनको सम्मान भी नहीं दिया सिवाय मोदी जी के कौन से वाले आंसू हैं अब वो आप तय करें। उसके अलावा उन किसानों के बारे में कोई बात नहीं हुई, उनके हक की कोई बात नहीं हुई। मोनोटेनी किसानों को कुचल के निकल गए तो भी उनकी परवाह नहीं की। तो दिल्ली आने से किसानों को रोकना, पहला तो इनका फेलियर का एक संकेत है कि ये फेल हो गए अपने वादा पूरा करने में और लोगों के साथ सीधे जुड़ने में। इनको जोड़ना सिर्फ इतना आता है कि 10-12 गुंडे हर घर में भेजो, उनको भगवान के नाम पर ब्लैकमेल करो और उसके बाद ईवीएम से धांधली करके चुनाव जीत जाओ। तो दिल्ली आने से रोकना ही गलत है। दूसरी बात,
यदि इनको ट्रैफिक या शासन व्यवस्था की याद आती है तो फिर जैसा मैंने कहा, इनके उन्मादी भीड़ को भी काबू में रखना चाहिए। तीसरी बात, यदि आपको किसानों से बातचीत करनी है और आप नहीं चाहते कि किसान दिल्ली आए, तो आप उनको उचित प्रतिनिधित्व अपनी तरफ से भेज के सारी समस्या का हल कीजिए। ये जो नेताजी यहाँ पे बैठे हैं जादौन जी, इनकी तरफ भाजपा का, यानी कि सरकार का, भाजपा वालों का नहीं, वर्तमान सरकार का कोई सही प्रतिनिधि जिसको कि बात करना आता हो, जो किसानों के बीच में जाके उनको तमगे ना दे दे कि तुम आंदोलन जीवी हो, तुम खालिस्तानी हो, ये नहीं होना चाहिए। कायदे से ये है, ये नहीं हो। श्रीवास्तव जी इतनी सारी बात कह रहे हैं, बीच में चिंतामणि जी हस्तक्षेप करने जा रहे थे, एक बार उनका हस्तक्षेप लेते हैं और फिर बादल जी के पास चलते हैं। हाँ चिंतामणि जी। सबसे पहला ये कि कांग्रेस पता नहीं कब विभ्रम से बाहर आएगी। सबसे पहला तो ये कि देखिए, ये इधर मेवात में वो रक्षा करता हुआ युवक दिख गया, इनको आसपास की उन्मादी भीड़ नहीं दिखी जो गोलियां चला रही थी, आग लगा रही थी, पत्थर फेंक रही थी, बसें जला रही थी। इसी कारण कांग्रेस जो आज 50 पे है ना, वो फिर 20 पे आ जाएगी। कांग्रेस के साथ होना है कि कांग्रेस इस देश के अरे साथ कांग्रेस के भविष्य की चिंता फिर किसी कार्यक्रम में कर लेंगे चिंतामणि जी, अभी उनकी चिंता कीजिए जो आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता आपने भाषणों में बताते हैं। अन्नदाता, किसान बोलते हैं उसको, मजदूर बोलते हैं, अभी हम उनकी चिंता कर रहे हैं। आप कब तक कांग्रेस की चिंता करते रहेंगे चिंतामणि जी? दूसरा, मैं ये राजवीर सिंह जी को जरा जानकारी ठीक करना चाहता हूं कि ये जो आपके रमनदीप सिंह इनसे मिल रहे हैं, ये कौन है जरा देखेंगे आप। तमाम कांग्रेस के नेता मिल रहे हैं और उसके बाद आंदोलन की शुरुआत की है, जरा देख लीजिए। सारे आप भूपेंद्र हुड्डा मिलते हैं और फिर जाकर के तमाम कांग्रेस के नेता इसको, इनके प्रवक्ता मिलते हैं और सब लोग जाकर के उसके बाद आंदोलन होता है। मिले तो चिंतामणि जी अर्जुन मुंडा जी भी थे, मिले तो पीयूष गोयल जी भी थे, मिले तो नित्यानंद राय जी भी थे, तो क्या माना जाए? चुनाव के जिस आंदोलन के पहले कांग्रेस के नेता मिलते हैं जी, आंदोलन शुरू होता है। सीधी बात है कि कांग्रेस की ये बी टीम है जो प्रत्यक्ष नहीं लड़ सकते और इसमें कांग्रेस को फिर से बीट होगी, क्योंकि देश इतना अज्ञानी अब नहीं बचा है कि वो इन बातों को समझे नहीं कि इसके पीछे चालबाजी क्या है, षड्यंत्र क्या है, इसमें धोखा क्या है। और चिंतामणि जी को लगता है इस आंदोलन के पीछे कांग्रेस है। कांग्रेस का इतना दमखम है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस की योजना के तहत सड़क पर उतर रहे हैं, तो वाकई चिंतामणि जी आपको 2024 को थोड़ा गंभीरता से लेना चाहिए। कांग्रेस का वाकई इतना दमखम आप देख पा रहे हैं। आप एक तरफ यश श्रीवास्तव जी को 20 सीटों पर सिमट जाने की बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रभाव को इतना बढ़ चढ़कर भी बता रहे हैं। थोड़ा आप ही तय करो कांग्रेस का भविष्य आपको क्या दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरे पास में अभी विषय बादल सरोज जी के पास जाने में, और बादल जी जानना यह है कि 3 मंत्री चंडीगढ़ पहुंचते हैं, किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोगों के साथ बातचीत करते हैं, दिल्ली पहुंचकर भी बात होगी, सरकार दिल्ली छोड़ चंडीगढ़ तक पहुंच रही है, फिर दिल्ली आने की जिद क्या? समाधान तो बातचीत से ही निकलेगा ना। जी, मैं ये पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं आमतौर से बीच में हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि डिबेट्स में पॉइंट स्कोर करने के चक्कर में हम कुछ इस तरीके के गैर जिम्मेदार बयान न दिया करें, मेहरबानी करके, देश के प्रति मेहरबानी करके, जो सही ना हो। मैं इनसे नहीं मांग रहा, क्योंकि मैं इनसे नहीं मांगना चाहता। आप इनसे मांग लीजिएगा कि पिछले 24 घंटे में इस आंदोलन के दौरान ऐसा कौन सा वीडियो आया है जिसमें किसान ने कहा है कि अगर एमएसपी नहीं दे सकते तो खालिस्तान दे दो। ये अत्यंत गंभीर ऐसी घटना है। देखिए, किसी देश में विग्रह पैदा करने के लिए विदेशी देश अपने लोगों को फिट करते हैं और हजारों करोड़ रुपया खर्च करते हैं। हमारे देश में एक राजनीतिक धारा है जो उनसे पैसे लिए बिना ही उनके काम को करती है। किसी ने नहीं कहा एक बात। 26 जनवरी को झंडा फहराने वाला आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के साथ फोटो खिंचाने वाला पंजाब का एक्टर था, विरोधियों के साथ नहीं था। इसलिए मेहरबानी करके इतने राष्ट्र जैसे संवेदनशील मुद्दे पर इतनी गैर जिम्मेदार बयानबाजी मत करने दिया कीजिए, रोका कीजिए, लोगों को टोका कीजिए। एक बात, काय का राजनीतिक एजेंडा है? मुंडा जी ने कल बातचीत की। मुंडा जी पीयूष गोयल जी के नेतृत्व में पिछले 3 दिन से वहां पड़े हुए हैं। मैं आपको बातचीत का एक लम्हा बता रहा हूं। किसानों ने उनसे पूछा कि क्या आपकी सरकार एमएसपी को लागू करेगी
उन्होंने कहा मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। किसानों ने दूसरा प्रश्न पूछा, क्या आपकी सरकार एमएसपी को लागू नहीं करेगी? मुंडा जी ने कहा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। आप बातचीत करने के लिए जा रहे हैं, आपके पास अथॉरिटी होनी चाहिए, ऐसी अथॉरिटी हो कि आप उनकी मांगों के बारे में हाँ या ना बोल सकें। ये केवल समय पास करने की बातचीत नहीं होती। उनको मालूम था कि ये लोग निकलेंगे वहां से बाहर, और जब एक बार निकलेंगे तो नेतृत्व के हाथ में नहीं रह जाएगा। राजवीर सिंह जी जानते हैं कि अंततः किसान उन्हीं को नेता स्वीकार करते हैं जिनके बारे में उनको विश्वास होता है। अब ये निकल आए हैं बाहर, भाई आप उनसे बातचीत कर लीजिए ना, आप उनको एश्योर कर दीजिए कि आपने जो कमिटमेंट दिया था 11 दिसंबर 2021 को लिखित में, उस पर आप 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, चुनाव के बाद कब इस पर कार्रवाई करना चाहते हैं। कौन किसान अपना काम छोड़ के बाहर जाना चाहेगा? साहब मैं रहा हूं वहां पर 1 साल 18 दिन में से कम 7 महीने तक पानी बरसता है, जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, कोई राजनीति करने के लिए नहीं जाता। और ये जो फोबिया है ना लाल वालों का या कांग्रेस वालों का, इस फोबिया के चश्मे को उतारना चाहिए। कभी कभार देश के बारे में भी सोचना चाहिए। अरे महाराज ये बताइए, साथ ये आंदोलन में चेहरे क्यों बदल जाते हैं? आंदोलन में परस्पर विरोधाभास क्यों है? अब आपने यहाँ पे राजवीर सिंह यादव जी के स्टेटमेंट को सुना। उन्होंने बताया कि भाई हम ये नहीं कर रहे, हम तो 16 तारीख को ग्रामीण भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं। एकता संयुक्त किसान मोर्चा, उससे ध्वनि होती थी कि देश भर के जितने भी किसान संगठन हैं वो एक बैनर तले आकर संयुक्त रूप से किसानों के हितों के संदर्भ में संघर्ष करने के लिए आए। अब संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक, इससे स्वर से ध्वनित ये होता है जो पहला वाला था वो राजनीतिक था, अब गैर राजनीतिक हो गया। इस आंदोलन का आह्वान जो पंजाब से चलकर आ रहा है उसका नाम दिया गया किसान मजदूर मोर्चा। तो आपसे जानना ही चाहता हूं कि चल क्या रहा है? वाकई किसानों के हितों के संदर्भ में आंदोलन करने की कोशिश है या किसान आंदोलन के माध्यम से अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश होगी? आपको याद होगा जो पिछले किसान आंदोलन के कुछ चेहरे थे वो बाद में राजनीति में भी हाथ आजमाते हुए दिखाई दिए। ये अलग बात है कि सफलता उन्हें मिली नहीं। देखिए मैं ये कह रहा था कि ये देश बहुत विराट देश है। अलग अलग तरीके के संगठन होते हैं, उनके काम करने के अलग अलग तरीके होते हैं। आप जिस बात पर जोर दे रहे हैं, आप इस बात को भूल रहे हैं कि 378 दिन तक जो आंदोलन चला था, उस आंदोलन में ये जो संयुक्त किसान मजदूर मोर्चे का जो गठन हुआ है, उसके जो नेता हैं पंडेर साहब, वो संयुक्त किसान मोर्चे के कैंप के साथ नहीं बैठे थे, उनका कैंप अलग लगा था। तो अलग अलग तरीके की धाराओं के लोग हैं, अलग अलग तरीके के मोर्चे हैं। सवाल ये है कि मांग क्या उठा रहे हैं, और सवाल ये है कि अलग संगठन है, हमारे संगठन है, हमारा एक कॉल है 16 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा, जिसमें टिकैत साहब भी है, बाकी संगठन भी है, हम लोग लड़ रहे हैं उस काम के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो 13 तारीख को निकल कर आए हैं हम उनके साथ असहमत हैं, हम उनकी कोई निंदा करते हैं, ये बात नहीं है। जो हमसे सहमत नहीं है, जो अलग तरीके से आंदोलन कर रहा है, वो हमारा शत्रु नहीं है, उन्हीं मांगों को लेकर जा रहा है। लेकिन अलग अलग मोर्चे हो सकते हैं, अलग अलग लाइन हो सकती है। और अराजनीतिक कहना तो संयुक्त किसान मोर्चा स्वयं एक अराजनीतिक है। संयुक्त किसान मोर्चे के नाम से किसी ने चुनाव नहीं लड़ा। 520 संगठन है, अलग अलग लोगों की राजनीतिक धाराएं अलग अलग। संयुक्त किसान मोर्चे ने कोई प्लेटफॉर्म खड़ा नहीं किया था। जो लोग चुनाव लड़े थे, राज्यपाल जी या दूसरे के लोग, चढ़ूनी साहब, ये लोग अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियों के नाम से लड़े थे, संयुक्त किसान मोर्चे के नाम से नहीं लड़े थे। इसलिए इसको राजनीति के साथ गठबंधन मत कीजिए, ये एक कॉमन इशू है, इस कॉमन इशू पर समाधान निकलना चाहिए। आप मेरे सवालों को गठबंधन क्यों मान रहे हैं? जो सवाल किसी ना किसी स्तर पर चर्चा का विषय बन रहे हैं, मैं उन सवालों का जिक्र करके वस्तु स्थिति लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मेरी इस कोशिश में आप सहभागी बनिए। आपको कहां मैं बीच में रोक रहा हूं? तो मेरा जो सवाल था वो इसी संदर्भ में था कि ये अंतर को रेखांकित किया जा रहा है कि पिछला आंदोलन कुछ और लोगों ने किया था, इस बार आंदोलन कुछ और लोग कर रहे हैं। पर मैं आना चाहता हूं राजवीर जी आपके पास और जानना ये चाहता हूं कि क्या आप लोगों की कोशिश में कमी रह गई? क्या आप लोग इस लड़ाई का सही तरीके से नेतृत्व नहीं कर पाए, जिसलिए नए तरीके से नए लोग नया मोर्चा लेकर दिल्ली की ओर रुख कर रहे हैं? क्योंकि आप ग्रामीण भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं, दूसरी तरफ है कि सीमाओं पर जैसे दुश्मन देश हो उस प्रकार के हालात बन रहे हैं। ये हिमांशु जी, मैं आपसे 2-3 चीजों पे क्लियर करूंगा, लेकिन जो कुछ क्वेश्चन आपका उसमें मैं बता दूं।
जी हमारे बड़े भाई बादल साहब ने कहा है कि ये देश बहुत बड़ा देश है, बहुत सारी संगठन हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं, और हम तो ये मानते हैं कि किसानों के हित की बात जितने ज्यादा से ज्यादा लोग करते हैं वो अच्छे ही मानते हैं। जितनी जी मांगे हैं इन लोगों की जो आज आंदोलन में है, वो सारी मांगे जायज हैं, एक भी मांग नाजायज नहीं। अंतर केवल इतना है कि अगर पश्चिम बंगाल में भाजपा के नेता के ऊपर आज कुछ घटना हुई है, हम उसकी निंदा करते, नहीं होना चाहिए, तो वो आंदोलन था। और अगर यहां किसान लोग आए हैं तो इनके ऊपर जो लाठी चलाए तो ये शिष्टाचार है। इस तरह की दो मानसिकताएं पूरे देश में चल रही है, ये बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। मैं आपसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सिलसिलेवार कुछ चीजें कह दूं। हमारे भाजपा के मित्र जो कह रहे थे, किसानों की कोई भी मांग वो नहीं है जो किसानों के द्वारा शुरू की गई, ये वो मांगे हैं जो सरकार के द्वारा शुरू की गई। नंबर एक, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट। आपने स्वामीनाथन आयोग गठन किया, सरकार कोई भी नहीं हो, भाजपा की हो, कांग्रेस का, हमारा मतलब नहीं, उन्होंने सिफारिशें की। आप सारी, हमारे भाजपा के मित्र भी कह रहे थे, कांग्रेस के भी कह रहे थे, सारी सिफारिशें मान ली आपने, मिट्टी शोधन का है, खाद का है, फलाना है, ढिमाका है। असली जो सिफारिश है कि हमारे उत्पाद का जब मूल्य हमें मिलेगा तभी एक्चुअल उसकी सही सिफारिश होगी और उसी से आर्थिक स्थिति का निर्धारण होगा। उसको ना तो कांग्रेस ने माना ना आपने माना। उस मेन पर क्यों नहीं आते? हम पे उत्पादन करवाने के लिए सलाह देंगे, सब व्यवस्थाएं करेंगे। उस मेन मांग पर हम इसलिए आए कि जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, सुमित्रा महाजन जी की अगुवाई में एक कमेटी बनी थी मुख्यमंत्रियों की साथ, उसमें आदरणीय मोदी जी ने ही सिफारिश रखी थी कि एमएसपी गारंटी जब तक नहीं होगी इस देश में, सारे किसानों को नहीं मिलेगी, तब तक इस देश के किसानों का भला नहीं होगा। अब आप जब प्रधानमंत्री बन जाते हैं और वही मांग हम आपसे करते हैं तो हम आतंकवादी, खालिस्तानी बताए जाते हैं। आप जब सिफारिश करते हैं तो सही करते हैं। ऐसी दीप सिद्धू वाली बात आई। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि लाल किले पे क्या होगा, हमारे बादल साहब ने बहुत क्लियर कर दिया। आखिर किसानों ने लाल किले पे हिंसा करवाई थी तो दीप सिद्धू को पकड़ने के बाद जो उसने जो राज उगले, वो कहां गए राज, कहां दफन हो गए? भाई निकलना चाहिए ना, क्योंकि दीप सिद्धू भाजपा का आदमी, भाजपा के द्वारा प्रायोजित थे। तीसरी बात, इस देश की अर्थव्यवस्था को 10 ट्रिलियन डॉलर बनाने के लिए जो सपना सरकार देख रही है, तो कृषि प्रधान देश के बगैर एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूत किए वो सपना पूरा नहीं हो सकता। आप कानून, 3 कानून बनने के 2 साल पहले हरियाणा और पंजाब में अडानी साहब अपने सेलो बना देते हैं, गोडाउन बना देते हैं। ये कौन सा फार्मूला, कौन सा पर्चा निकाला था अडानी ने कि अब 3 कानून बनेंगे आगे? और किसानों के हित की बात आती, कल्याण की बात आती, तो किसानों से बैठ के बात नहीं करना चाहते। ऐसे लोग भेजते हैं बात करने के लिए। अभी कह रहे थे रणदीप सिंह कोई है, वो गए हैं किसानों से मिलने, जाते रहते हैं। जब आपके जो विधानसभा के चुनाव नहीं हुए थे, जब चौधरी राकेश टिकैत जी राजस्थान जाते थे, वहां कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तो भाजपा के लोग हमारे साथ खड़े होते थे कि बहुत अच्छा कर रहे। छत्तीसगढ़ में कहते थे बहुत अच्छा कर रहे। अभी जब नीतीश कुमार जी आपके साथ बिहार में नहीं थे, जब बिहार में आंदोलन में गए, वहां आप कहते थे, मतलब आपके हित में बोल जाएं तो अच्छा, और आपकी गलत नीतियों का विरोध करें तो खराब। ऐसी दोहरी मानसिकता नहीं। हम देश के किसान हैं, हम राजनीतिक लोग नहीं हैं, हम देश का भला चाहते हैं। और सरकार का जो सपना है देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए, उसमें अपनी जान लगा करके, अपनी पीढ़ियों को अपने निछावर करके उसको मजबूत करना चाहते हैं। आप केवल हमारे जिन्स का मूल्य नहीं दे सकते क्या? किसान केवल हमारे जिन्स का मूल्य नहीं दे सकते? बड़ा मौलिक सवाल राजवीर जी उठा रहे हैं। उनका कहना है कि सारी सिफारिशें मान ली, पर असल सिफारिश के संदर्भ में दोनों अंगूठा दिखा दिए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा। और असल मांग क्या थी, असल सिफारिश क्या थी? मांग ये थी कि किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध कीजिए, और इसके लिए सिफारिश क्या आई थी? सिफारिश ये आई थी कि लागत पर उचित मुनाफा दीजिए। तो चिंतामणि मालवीय जी, अगर ये मांग देश का अन्नदाता करता है और ये आपके उस वादे के तहत है जिसमें कहा जाता था ये लागत का 1.5 गुना, तभी किसान के चेहरे पर वास्तविक मुस्कान आएगी। तो अब इस मांग की पूर्ति के संदर्भ में संकोच क्यों, हताशा क्यों? जी चिंतामणि।
देखिए, दो बातें। एक तो यह है कि मैं राघवेंद्र सिंह जी से कहना चाहता हूं कि अपने राकेश टिकैत जी नेता जो आपके, उनका जरा पूरी हिस्ट्री देख लीजिए, और किन लोगों से मिलते हैं, किन से बात करते हैं, क्या बयान देते हैं, तो उनको ये समझ में आ जाएगा कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ वो खड़े नहीं हुए, और ना ही भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति राकेश जी के साथ खड़ा हुआ। वो पूरी तरह हमेशा सरकार और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चले। तो ये कहना तो ठीक नहीं। दूसरा ये कि भाई केवल एमएसपी का विषय, एमएसपी बाकी मांगे भी, अब एमएसपी के बाद उनकी बाकी भी तो 10,000 रुपए क्या पेंशन दी जा सकती है, क्या और जो बातें मांग रहे हैं वो की जा सकती है, क्या वो प्रैक्टिकल है? जैसा कि पहले हमने आप देखे कि जो थोड़ा रुकिए जनता पार्टी, मैं आंदोलन- आपकी इस दलीलों के साथ में ना इत्तेफाकी रखता हूं। आप क्या दी जा सकती है एमएसपी और क्यों नहीं दी जा सकती? अभी छत्तीसगढ़ में देखो, भारतीय जनता पार्टी ने एमएसपी तो छोड़िए, एमएसपी के ऊपर 900 रुपए बोनस देने के संदर्भ में भी हामी बनी। अभी बजट आया, कृषक उन्नति योजना के माध्यम से प्रावधान किया गया है। एमएसपी में धान का मूल्य कितना है? 2100 रुपए, 2200 रुपए। और छत्तीसगढ़ सरकार का वादा क्या है किसानों के संदर्भ में? 3100 रुपए। आप 3100 रुपए तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्वामीनाथन जी इतनी कल्पना नहीं कर पाए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। अपनी सरकार की उपलब्धि को आप नकार दे रहे हैं। दूसरा, आप कह रहे हैं 10,000 रुपए की पेंशन दी जाती है। भाई, मांग 10,000 की है। जब माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जैसा यशस्वी मुख्यमंत्री जो रहा, वो लाडली बहना योजना के तहत अगर 1,000 रुपए से शुरुआत करता है और उसे 3,000 तक पहुंचाने की बात करता है, और अभी लखपति बना देने की भी बात करता है, तो जब महिलाओं को 3,000 रुपए महीना तक जाने की कल्पना की जा सकती है, आप तो बताते हो इस देश पर पहला अधिकार तो किसान का है। उस किसान के हिस्से में 10,000 रुपए महीना भी जब वो अशक्त हो जाए, अगर उम्मीद कर रहा है, तो आप कह रहे हो ये हो सकता है क्या? और नहीं हो सकता है तो फिर उस समृद्धि का फायदा क्या? क्या फायदा दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होने का? क्या फायदा 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था होने का अगर इस देश में निशक्त व्यक्ति सम्मान के साथ आपके राज्य में रह ना पाए? तो चिंतामणि जी, इन मांगों के प्रति आपकी ना इत्तेफाकी क्यों? देखिए, आपकी बातों में वाकिफ है। ये एमएसपी की जरूरत नहीं, एमएसपी तो दे रही है, 23 उत्पादनों पे दे रही है केंद्र सरकार। विषय यह है कि ये मांग कर रहे हैं कानून बनाया जाए, और कल को यदि कानून बनाया जाए तो इस देश के व्यापारी वर्ग को आप अंदर कर देंगे। किसी ने अगर 3,000 रेट तय हुआ और 2900 में खरीद लिया, तो आप तो लिटिगेशन लगा देंगे, तमाम तरह के उनको अंदर करा देंगे। ये देश में जो अराजकता की स्थिति बनी, वस्तुतः ये अराजकता चाहने वाले जिनको बहुत कुछ केवल अपना देख रहे हैं, राजनीतिक उद्देश्यों के लिए काम कर रहे हैं। आप इस देश में क्या अराजकता मचा देना चाहते हैं? कि किसी ने और झूठा ही आरोप लगा दिया कि मेरी जो उपज है इन्होंने सारी बात छोड़ो, आपको एक मर्म की बात है, फिर आखिरी बातचीत के लिए मुझे यश जी के पास जाना है। एक कमेटी बनाई थी ना 2 साल पहले, तय किया था ना, देश से वादा किया था ये कमेटी फैसला लेगी, क्यों नहीं लिया फैसला? कमेटी विचार कर रही है और तमाम व्यावहारिक मुद्दों पर विचार कर रही है, और उसी में से निकल करके तमाम सुविधाएं आई। आप देखिए, आज नैनो यूरिया शुरू किया, यूरिया पे जो नीम का कोटेड यूरिया शुरू किया, ये सब हमारी सरकार के तो इनोवेशन है। पहले तो यूरिया थोड़ा सा और होमवर्क कीजिएगा। देखो, एमएसपी को लेकर बात हुई थी, कहीं ना कहीं बात अटक गई है, इसके संदर्भ में आपको विचार करना चाहिए। सीधी सी बात ये है। लेकिन अब मैं वापस यश जी के पास आना चाहता हूं, और यश जी कुल मिला के जानना ही चाहता हूं कि ऐसे मौके पर जब लोकसभा चुनाव दहलीज पर है, ऐसे में किसान आंदोलन से जुड़े हुए इस मसले पर कांग्रेस क्या करना चाहती है? किसानों की बेहतरी के संदर्भ में साझा संवाद की जरूरत महसूस करती है, या इस आंदोलन को हवा देकर अपनी संभावनाओं को तलाश करेगी? ये सवाल। जो काम आपने अपनी सरकार रहते हुए अव्यवहारिक पाया, उस काम को करने के लिए आप वर्तमान सरकार पर दबाव डालते हैं, क्यों? हिमांशु जी देखिए, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि जो 175 सीढ़ियां हमने पार की, वो ना तो हमने एक झटके में आज रात 12 बजे बोल के कर दी, और ना ही हमने कोई रोक लगाई। हम उसको व्यवहारिक रूप से ग्रेजुअली उसको आगे बढ़ाते हुए पूरा करते, और अब भी करेंगे। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने साफ कर दिया है जनता के सामने कि हमारी सरकार बनते ही एमएसपी और ये सारी समस्या हम सुलझा देंगे। किसानों को एमएसपी पहले दिन से मिलेगी।
रहा सवाल ये कि हम अरे चुनाव एक बात को बताओ हवा यार दे जी, रहे थोड़ा हैं। रुकिए। करीब 55 साल इस देश पर आपकी पार्टी ने शासन किया। उन 55 साल में तो आप एमएसपी कर नहीं पाए कानून की शक्ल में। अब कौन सा अलादीन का चिराग आपके हाथ लग गया है कि आप कह रहे हो अब सरकार बनवाओ, देखो पहले दिन ही कर देंगे। वो चिराग मिला कहां से आपको? या मोदी जी की सरकार ने देश को आर्थिक रूप से इतना मजबूत कर दिया है कि आपको लगता है खजाने में इतना पैसा आ गया अब की बार कर ही देंगे? अब हिमांशु जी, मेरा आग्रह है कि मुझे मेरी बात बिना रोके कहने दी जाए। तो जहां तक सवाल है 55 साल में हमने क्या किया, तो 1947 में देश की जो स्थिति थी और 2014 में जो देश की स्थिति थी, अटल बिहारी जी का कार्यकाल में यदि हम हटा भी दें तो वो कंपेयर करने यानी उसकी तुलना करने के बाद ही इस तरह की बात बीजेपी को कहनी चाहिए। आपका तो अधिकार है, सवालों का हम स्वागत करते हैं। तो हमने क्या किया क्या नहीं किया उसका गवाह हमारा पूरा देश है। हम जानते हैं बैलगाड़ी, प्लेग, महामारियों से निकल के हम ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन तक पहुंचे और एमएसपी शब्द बोलना ज्यादातर जनता जो कि किसी समय अशिक्षित रहती थी, बीमार रहती थी, वो आज एमएसपी की बात कर पा रही है। ये हमारा योगदान है, हम उस पर अपना कोई क्लेम नहीं करते और हम कोई एहसान नहीं जताते। दूसरी बात, अर्थव्यवस्था मोदी ने मजबूत नहीं की है, नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था को चूना लगाया है। जो 205 लाख करोड़ का ऋण इस समय पड़ा हुआ है, जो पिछले 14 प्रधानमंत्रियों के रहते सिर्फ 54 लाख करोड़ था, तो ये 156 जो इन्होंने आंकड़ा जोड़ा है लाके अपनी तरफ से, वो देश की जेब में कितना बड़ा छेद है वो इनको तो शायद कभी नहीं समझ में आएगा, हमें मालूम है। तो हम किसी चिराग की बात नहीं कर रहे, हम देश को फिर से वैसे ही जमीन से उठाने की बात कर रहे हैं जैसा हमारे पुरखों ने आजादी के बाद किया था। मैं आपको फिर से बता देता हूं, किसानों को एमएसपी देना या हमारे समय में जो डीएपी या किसी पदार्थ की बोरी में, शायद नाम गलत बोल रहा हूं लेकिन बात बिल्कुल सही कह रहा हूं, जो 450 लिख के 400 में किसान को मिलती थी, वो आज बोरी के ऊपर 2500 लिख के आधी सब्सिडी बता के 1250 में किसान को दी जाती है। मेरे ख्याल से वो डीएपी की बोरी है, यदि कुछ और की बोरी हो तो जादौन साहब बता दें। तो नियत होनी चाहिए, एक तरीका होना चाहिए। रहा सवाल चुनाव की टाइमिंग का, तो इस देश में एक बेशर्म और कायर आदमी है जो बिना किसी बात के पुलवामा हमले के शहीदों की फोटो अपने पीछे लगा के उनके नाम वोट मांगने खड़ा हो गया। हम तो केवल उस जागे हुए किसान के साथ खड़े हो रहे हैं जो 10 साल इनके झूठ सुन सुन के अब त्रस्त हो चुका है और आखिरकार अपना हक मांगने सामने आ गया है। तो अकेला किसान नहीं है, बिहार में इस समय शिक्षक कई बार हम अपने आवेश में उन शब्दों का प्रयोग करते हैं जो वक्त के साथ शायद सही नहीं बैठते। यश श्रीवास्तव जी का आग्रह था कि मैं उन्हें टोकू नहीं, पर शब्द अगर इसे इस्तेमाल करेंगे तो टोका इतना ही पड़ेगा, चाहे वो शब्द नरेंद्र मोदी जी के लिए इस्तेमाल किया जाए या राहुल गांधी जी के संदर्भ में। नरेंद्र मोदी जी केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है, यश श्रीवास्तव जी। नरेंद्र मोदी नाम के शख्स 140 करोड़ की आबादी वाले देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री हैं। उनके लिए अगर आप इस शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो ऐतराज तो आएगा। आपको अच्छा लगे तो ठीक, ना लगे तो ठीक। राहुल गांधी जी के लिए शब्द इस्तेमाल होगा तो देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हुए शख्स के संदर्भ अगर ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जाएगा तो मेरा ऐतराज आएगा, माफी के साथ। बहरहाल मेरा समय हो रहा है समाप्त, लेकिन समाधान अभी तक इस चर्चा में निकला नहीं है। न इस चर्चा में निकला है और न ही आंदोलनरत किसानों के साथ किसी बातचीत में निकला है। दिक्कत इस बात की है कि सरकारें जुबानी तौर पर तो इन मांगों के प्रति समर्थन जताती हैं, पार्टियां भी इन मांगों के साथ अपने आप को खड़ा दिखाती हैं, पर वस्तुतः इसके संदर्भ में फैसले ले पाने में संकोच करती हैं। 12 मांगों के संदर्भ में किसान आंदोलन कर रहे हैं, पर सबसे मुख्य मांग जिसके संदर्भ में राजवीर जी उल्लेखित कर रहे हैं वो है उनकी मेहनत के वाजिब मूल्य के संदर्भ में। हर पार्टी, हर सरकार दावा तो करती है किसानों के जीवन को संवारने का, पर जीवन तो संवरेगा तभी जब उसे उसके पसीने का वाजिब मूल्य मिल पाएगा। क्या यह आंदोलन और इस आंदोलन की समाप्ति के लिए सरकार के द्वारा की जा रही संवाद की पहल वाकई उस मुकाम तक पहुंचेगी जिसमें किसानों के चेहरे पर मुस्कान आएगी? ये सवाल है, हमें उस तक का इंतजार। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज की शेर का। हमारा आज का शेर उम्मीद के साथ कुछ यूं है। लगा देते हैं बाजी जान की जो हक परस्ती में है,
लगा देते हैं बाजी जान की जो हक परस्ती में, जमाना ऐसे लोगों को हमेशा याद रखता है। सईद राही ने जो ये बात कही है, वो बात आंदोलनरत किसानों के लिए भी लागू होती है और सरकार में बैठे हुए नुमाइंदों के लिए। दोनों अपनी अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश करें, केवल इस बात के लिए कि किसानों का जीवन और उनकी आने वाली पीढ़ियां खुशहाल रहे। इस उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए सलाम।